in the last class we discussed about standard costing, and we discussed about factory overhead variances, and you are assigned to do some practice from the handouts given in this regard as well as from the book. So अगर आप लोगों ने कुछ पढ़ा है, कुछ प्रैक्टिस की है और आप समझते हैं कोई ऐसी चीज़ जो डिस्कस करना चाहें आप, कोई ऐसी चीज़ जो आपको कॉन्सेप्चुअली समझ नहीं आई, तो यू मे आस्क योर क्वेश्चंस फर्स्ट, देन हम आज की बात इनिशिएट करेंगे. So forum is open for questions. If there is any question, you may raise your hand and ask your question. जी जहाँ से. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. अच्छा सर, वो जो मटेरियल वाले क्वेश्चन आपने शेयर किए थे उनमें से 2 क्वेश्चन जरा वो रीड आउट कर दे जरा. बाकी कौन कर सा लिए थे सर. वो जो कौन सा वाला? जी जी उसमें. मटेरियल जी मटेरियल वेरिएंस वाला हैंडआउट जो आप वो क्वेश्चन शेयर किए थे आपने. जी जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन पर शेयर कर लूँ. जी जी. जी जहांजेब साहब, इसमें से कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं आप? अरे अभी शो नहीं हो रहा. स्क्रीन नहीं शो हो रही सर. जी अभी हो जाती है, एक सेकेंड. जी जी सर हो बताइएगा. रही. आगे सर आगे. जी बता दीजिएगा कौन सा है. नहीं जी ख़त्म हो गए, तो बता दें कौन सा कहना चाह रहे हैं. जी जहांजेब साहब, वी आर अनएबल टू हियर यू जी. आपकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच रही. जो आपका सवाल है आप पूछ लें. जी जहांजेब साहब, यू आर अलाउड टू स्पीक. जी करें बात. ये जहांजेब साहब, मेरे ख्याल में आपकी साइड पे कोई इशू है, जिस वजह से मैंने पहले अलाउ भी किया हुआ था आपको और अभी फिर मैंने अलाउ कर रहा हूँ, बट देयर इज़ सम इशू. जहांजेब साहब, एक दफ़ा मीटिंग छोड़ के आई थिंक, या मेरे ख्याल में अगर आप छोड़ेंगे तो यू मे नॉट बी एबल टू एंटर अगेन. या खुद से छोड़ेंगे तो शायद आप एंटर हो जाएं. पहले नहीं बेस कोई और सवाल है तो ले लेते हैं. आपका सवाल तो हम तक नहीं पहुंचा. जी नबीला, आप क्वेश्चन पूछें. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम. Sir, I had a little problem in over applied and under applied. जो ये overhead rates का concept, if you could re-explain it, please. ओके, ओवर एंड अप्लाइड.
ओके, ये मैंने इनफैक्ट स्क्रीन भी साथ शेयर की है ताकि इस पर अगर कुछ लिखा रह सके तो आपको नज़र आ जाए। सो प्राइमरली व्हाट वी हैव एक्सपेक्टेड, जो हम अप्लाई करते हैं ओवरहेड, उसको कंपेयर किया जाता है विद द एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। सो क्वेश्चन इज दिस, हाउ टू कैलकुलेट एफओएच अप्लाइड। फर्स्टली यू नीड टू कैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड रेट, जिसे आप फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट भी कहते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट भी कहते हैं। और कैलकुलेट किया जाता है एस्टिमेटेड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेस। चलिए मैं अभी एज्यूम कर लेता हूँ हमारी बेस जो है वो लेबर आर्ट है, तो एस्टिमेटेड सो इट इज़ एज्यूम दैट हमारा जो ओवरहेड है तो एस्टिमेटेड इट इज़ 100,000। एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा ओवरहेड जो 100,000 होगा, इट इज़ बेस्ड अपॉन एन एस्टिमेट ऑफ applied estimated direct labor hours which is 10,000। तो अगर हम रेट कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी ₹10 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो जब हम फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड कैलकुलेट करते हैं तो इसका तरीकाकार एफओएच अप्लाइड रेट and it is multiplied by the actual level of activity। दूसरे लफ्ज़ों में हमारा एक्टिविटी लेवल चूँकि लेबर आवर्स है तो जितने एक्चुअल लेबर आवर्स इनकर हुए होंगे उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेट्स सपोज हमारे 9,000 लेबर आवर्स इनकर हुए हैं प्रैक्टिकली, तो 90,000 विल बी आवर अप्लाइड ओवरहेड। अगर हमारा एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एज्यूम कर रहे हैं 95,000 है, तो द डिफरेंस इज आइदर ओवर अप्लाइड और आइदर अंडर अप्लाइड। So if you have applied more, this will be labeled as over applied। फैक्ट्री ओवरहेड इन दो का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास 5,000 की अमाउंट होगी विच कैन बी कॉल्ड एज ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। सो जब आप वो कन्वेंशनली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं तो यूजुअली आप जो ओवरहेड्स हैं, चूँकि इन प्रैक्टिकल रियलिटी बाद में पता चलती है फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल कितना इनकर हुआ, उसकी लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी एक्सपेंसेस की, और उनका सम करने के बाद विल से दैट कितना हमारा एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर हुआ है। लेकिन इनिशियली वी आर एस्टिमेटिंग समथिंग, तो हम जो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं इफ इट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड ओवरहेड, तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकली है आपकी वो एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है। यू नीड टू एडजस्ट दैट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रिजल्ट, ताकि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की जो पिक्चर है उसको ट्रू सेंस में पता कर सकें। सो इसका मतलब लेटर ऑन जब एक्चुअल ओवरहेड्स इकट्ठे होंगे तो एस्टिमेट से कंपैरिजन किया जाएगा। इफ़ देयर इज समथिंग which is under applied, mean because we have estimated lesser amount as compared to what we actually faced, तो जितना हमारा एक्सपेंस कम पहले चार्ज हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल को हम उतना उसमें ऐड कर देते हैं, एंड वाइस वर्सा। अगर हमारे पास एस्टीमेट 90,000 का है, एक्चुअल ओवरहेड्स लेट्स सपोज 85,000 के, देयर विल बी अ 5,000 ओवरहेड विच इज़ अंडर अप्लाइड। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, दिस इज अंडर अप्लाइड जी। इफ़ वी हैव एस्टिमेटेड ओवरहेड जो हमारा वो इज लेस देन योर एक्चुअल ओवरहेड्स, तो इट इज़ कॉल्ड एज अंडर अप्लाइड। एंड इफ इट इज़ लाइक दिस के एस्टिमेटेड ओवरहेड जो है वो ज़्यादा है और एक्चुअल एक्सपेंस हमारा कम इनकर हुआ है, तो इसे हम ओवर अप्लाइड के सेंस में जानते हैं। सो अगर बात समझ आई है तो बता दें। सर, सो ये अंडर अप्लाइड एंड ओवर अप्लाइड वी लुक एट जो हमने एस्टिमेटेड किया है उसको हम कंपेयर करते हैं, एंड इफ दैट इज लेस और मोर तो उसके हिसाब से हम उसको ओवर अंडर करते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर।
So if there's any other question. Nope, sir. That's it. Thank you. जहाजेब आप सवाल कर रहे थे, देन आपकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच रही थी. इफ़ यू आर हेयर, आप सवाल कर सकते हैं. थिंक इज नॉट हेयर. So if there's no other question, let me begin with the next part of variances, which is primarily revenue variances. तो revenue variances के हवाले से बात करेंगे. Initially we started standard costing with costing standards, that we need to build the standards for the cost, and then हमने वो cost के standard build करने के बाद based upon that हमने variances identify किए, that what we expected कि हमारा एक्सपेंस कितना होना चाहिए, मटेरियल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, लेबर ओवरहेड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, एंड व्हाट वी एक्चुअली फेस्ड, उनका डिफरेंस हमने एक्सपेंसेस का इधर फेवरेबल और अनफेवरेबल वेरिएंसेस की सूरत में आइडेंटिफाई किया. सो नाउ वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट द रेवेन्यू स्टैंडर्ड्स. सेल्स स्टैंडर्ड होगा, बजट जिसे आप कहेंगे या फोरकास्ट कहेंगे, that we have set a target of revenue for our sales team also. अगर हम कॉस्ट के बेंचमार्क बना रहे हैं तो फॉर श्योर जब हम रेवेन्यू का बेंचमार्क बनाएंगे तो रेवेन्यू का बेंचमार्क भी दो चीज़ों से मिलकर बनेगा कि टोटल अगर 100,000 का रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए तो 100,000 का रेवेन्यू इज़ नथिंग, दिस इज़ बीइंग कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स. कितने यूनिट सेल होने चाहिए और किस प्राइस पे सेल होने चाहिए. इट माइट बी पॉसिबल कि रेवेन्यू तो आपका उतना जनरेट कर दिया जाए, लेकिन आपने चीज़ें सस्ती कर दी. चीज़ें सस्ती करने की वजह से वॉल्यूम ऑफ जो सेल्स है उसकी वजह से टोटल रेवेन्यू तो उतना जनरेट हो गया, पर चूँकि चीज़ें ज़्यादा बिकी हैं तो लाइक वाइज आपको चीज़ें बढ़ानी भी ज़्यादा पड़ी होंगी, तो हो सकता है कॉस्ट ज़्यादा इंकर हुई हो, जिसके नतीजे में जब प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो प्रॉफिट जो हमने प्लान किया था, जो हमने डिसाइड किया था, जो हमारा टारगेट था, शायद हम उसको अचीव ना कर पा रहे हों. So what we need to do, we need to firstly identify, estimate what is our target. जितना हमारा टारगेट रेवेन्यू है वो चूँकि दो चीज़ों से मिलके बना है, रेवेन्यू क्वांटिटी जिसे अब वॉल्यूम भी कहते हैं, सेल्स वॉल्यूम कितना होगा और सेल प्राइस क्या होगी, तो हम वेरिएंसेस भी इसी तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि वॉल्यूम वेरिएंस कितना है सेल्स का और इसके साथ सेल का प्राइस वेरिएंस कितना है. जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना के सेल करती हैं, तो इट इज़ ऑल्सो देन नेसेसरी कि जो हमारा रेवेन्यू है वो किसी ख़ास प्रपोर्शन में हमारे पास जनरेट हो, जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जिससे शायद जिस पे हमारी कॉस्ट कम लगती है, अगर उससे मेन सोर्स हमारा रेवेन्यू का अगर वो हो तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो सकती है. लेकिन अगर हम किसी और सोर्स से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं लेकिन वॉल्यूम तो उतना पूरा हो जाता है, चाहे नंबर तो उतना पूरा हो जाए, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का टारगेट पूरा नहीं हो रहा, तो हम जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए हम अपना रेवेन्यू का टारगेट जो ओवरऑल सेट कर रहे हैं, वॉल्यूम का, क्वांटिटी का, हम साथ साथ मल्टीपल प्रोडक्ट्स जितनी हमारी बिकेंगी उनका टारगेट भी सेट करेंगे कि ए प्रोडक्ट कितनी सेल होनी चाहिए, बी कितनी सेल होनी चाहिए एंड सी कितनी सेल होनी चाहिए. इट इज़ एग्जैक्टली लाइक जैसे हमने मटेरियल के वेरिएंसेस फाइंड आउट किए हैं, ये उसी तरह से कमोबेश वेरिएंसेस हैं. सेल्स मिक्स एंड सेल्स यील्ड वेरिएंस, ऐसे मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड वेरिएंसेस होते हैं, ये उसी तरह से ये वेरिएंसेस कैलकुलेट किए जाएंगे. जी आई होप नज़र आ रहा होगा. मैं इसी चीज़ को मैंने ज़रा कॉपी कर लिया फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. अगर हम रेवेन्यू वेरिएंस, सेल्स रेवेन्यू वेरिएंस निकालना चाहते हैं तो तरीक़ाकार क्या होगा वो आपके सामने मेंशन कर देता हूँ, देन इसको
एक एग्जाम्पल और क्वेश्चन की वजह से आपके सामने भी सॉल्व कर देते हैं। जी, तो जो तरीक़ाकार होगा यहाँ पे मैं मटेरियल की बजाय प्रोडक्ट्स मेंशन कर रहा हूँ। जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम यहाँ पे आएंगे, लाइक ABC। मैं एज्यूम कर रहा हूँ जितनी उनकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी बेची जा रही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम स्टैंडर्ड सेल प्राइस के साथ। तो मैं SP लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड प्राइस। रिजल्ट निकलेगा हमारा स्टैंडर्ड रेवेन्यू, स्टैंडर्ड सेल्स भी कह सकते हैं। तो स्टैंडर्ड रेवेन्यू जो होगा उसको कंपेयर किया जाएगा एक्चुअल रेवेन्यू के साथ। जो एक्चुअल रेवेन्यू निकलेगा वो जो एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा एक्चुअल प्राइस के साथ। तो वी कैन कम अप विद एक्चुअल रेवेन्यू या एक्चुअल सेल्स, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दिस इज आवर सेल्स रेवेन्यू वेरिएंस। जी, वंस वी आइडेंटिफाइड दिस, तो हम इसकी बुनियाद पे ये फेवरेबल या अनफेवरेबल जो वेरिएंसेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे, और देन हम अगर ये हमारा ओवरऑल सेल्स रेवेन्यू वेरिएंस मिलता है तो ये हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आइदर इफ इट इज़ फेवरेबल कि हमने जितनी चीज़ें रेवेन्यू अर्न करना था हमने उससे ज़्यादा रेवेन्यू अर्न किया, then whosoever is responsible for that, जिसकी एफर्ट से सारा कुछ हुआ, we need to appreciate that person। और अदरवाइज अगर unfavorable situation है then we should ask the relevant person that due to your inefficiency इदारे को रेवेन्यू के अंदर इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो you should be careful in future कि आपको अगर ये रेवेन्यू जनरेट करना है तो इसके लिए you need to perform effectively, ताकि हम उस चीज़ की बुनियाद पे आगे चल सकें। ऑब्जेक्टिव में टाइम एंड अगेन बता चुका, हमारा यही है कि हम रेवेन्यू या कॉस्ट वेरिएंसेस फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर द फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, फर्ज कर लें मल्टीपल प्रोडक्ट्स है हमारी, और अगर हम सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस पता करना चाहते हैं तो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस के साथ। देन हमारे पास सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट होगा। जी, देन हम सेल्स प्राइस वेरिएंस पता करेंगे, जिस प्राइस पे बेचा जाना चाहिए उस प्राइस पे सेल किया गया या नहीं किया गया प्रोडक्ट्स हैं। अगर सिंगल प्रोडक्ट होगा तो देयर इज़ नो इशू, ज़रूरी नहीं है आप इसी तरह से कॉलमनर फॉर्मेट में करें, आप वैसे दोनों प्राइसेस का डिफरेंस लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड प्राइस देन एक्चुअल प्राइस, दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा और एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेल्स प्राइस वेरिएंस निकल सकता है। आई होप समझ आ रही होगी बात। और अगर हमने मटेरियल मिक्स वेरिएंस ऐसे निकाला, इसी तरह हम सेल्स मिक्स वेरिएंस निकाल सकते हैं। मैं उसी को रेफर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बड़ा आसान है उसी चीज़ को बेस बना के आपको समझाना। प्रोडक्ट्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं ABC, उनकी जो एक्चुअल क्वांटिटी सेल की गई है जिसे एक्चुअल मिक्स भी कहा जाएगा, लिखी जा सकती है।
जी, देन बात करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी जितनी सेल हुई है। एक्चुअल क्वांटिटी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इन स्टैंडर्ड मिक्स। दोनों का डिफरेंस लेंगे, वो मिक्स वेरिएंस इन क्वांटिटी होगा, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स मिक्स वेरिएंस होगा अमाउंट में, और अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर सकते हैं सिचुएशन इज फेवरेबल फॉर अस और अनफेवरेबल फॉर अस। सेल्स यील्ड वेरिएंस, इसे कुछ ऑथर्स ने सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस के नाम से भी जाना है, तो सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस भी कहा जा सकता है। तरीकाकार मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, अगर जितनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं कितनी उनकी बजटेड या स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो सेल्स यील्ड वेरिएंस होगा। स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन कम अप विद you can come up with the value sales mix variance है, सॉरी yield variance है, and based upon that आप फेवरेबल और अनफेवरेबल के बारे में डिसाइड कर सकते हैं। आई होप बात समझ आई होगी। मैं ज़रा कुछ जो एब्रीवेशन यूज़ हुए हैं वो यहाँ पे पहले मेंशन कर दूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये जो हमने एब्रीवेशन यूज़ किया है यहाँ पे, जी हमने यूज़ किया है एब्रीवेशन हमने स्टैंडर्ड प्राइस यूज़ किया है, हमने एक्चुअल प्राइस यूज़ किया, हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी का वर्ड यूज़ किया है और एक्चुअल क्वांटिटी का वर्ड यूज़ किया है। तो दिस स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड सेल प्राइस, और ये एक्चुअल सेल प्राइस है, पर यूनिट की बात हो रही है ये अगेन। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोल्ड, तो भी सोल्ड आप कर लें जितने बेचे जाने चाहिए। और ये एक्चुअल क्वांटिटी है जी। सो बेस्ड अपॉन दिस हम ये वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे। लेट मी शेयर अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, देन उसकी बुनियाद पे हम आगे चलते हैं। ये बुक के अंदर इससे रेलेवेंट कोई इतने खास प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है, बट इट हैज़ बिन टेस्टेड इन योर पेपर्स। तो चूँकि पेपर्स में टेस्ट हुआ हुआ है तो इसलिए इसको हम डिस्कस करेंगे और फिर आगे लेके चलेंगे। जी ओके, लेट मी शेयर द क्वेश्चन फर्स्ट। मैं कोई और फाइल ओपन कर ली, जस्ट अ मिनट। लेकिन बहरहाल जितना मैंने भी एक्सप्लेन किया, अगर इसमें इशू है तो यू मे आस्क।
जी जस्ट अ मिनट, वो फाइल मैं ज़रा ओपन कर लूँ. आई हैव ओपन सम अदर फाइल रॉन्गली, तो मैं ज़रा उसको ओपन कर लूँ फिर मैं. जी लेट मी ओपन द क्वेश्चन टिल सच टाइम. अगर कोई समझ आई है बात या नहीं आई तो आप अभी जो डिस्कस किए हैं इस हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, क्योंकि वो मुझे क्वेश्चन ज़रा फोल्डर में से अंदर जाके ट्रेस करना पड़ रहा है. इनफैक्ट आई हैव लॉस्ट द फाइल समवेयर एल्स. जो आपके पेपर्स में से कुछ क्वेश्चन थे रिलेटेड टू दिस, बट एनीवेज मैं इस पर से दूसरी किताब से मैं ओपन कर रहा हूँ जी. जस्ट अ मिनट, मैं उसमें से आपको
जी आई हैव गॉट इट जी, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, सॉरी फॉर द डिले। ये दिस इज बुक ऑफ कॉलन रूरे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाय कॉलन रूरे। मैं बुक भी आपसे शेयर कर दूंगा। इनफैक्ट पेपर में तो ये पूछे गए हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट तो विद टू बी अवेयर होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। तो इसीलिए आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू, ताकि हम इस चीज़ को मज़ीद आगे अंडरस्टैंड कर सकें। सो दिस इज इन फैक्ट एन एग्जांपल। जी जी, the budgeted sales for Vellano company for a period वर budgeted मीन जो forecasted थी, जो estimated था, जो हमारा benchmark था, वो सेल्स हमें बताई गई है इज 8,000, 7,000, 50,000 रिस्पेक्टिवली। टोटल यूनिट्स जो बेचे जा रहे हैं 20,000 है, और जो प्रोपोर्शन है वो भी साथ लिख दिया गया है। स्टैंडर्ड मिक्स क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, कि अगर टोटल 20,000 यूनिट्स बेचे जाएंगे तो आउट दैट 40,000 40% यूनिट्स जो है वो एक्स प्रोडक्ट के होंगे, 35% वाई प्रोडक्ट के, और 25% जी प्रोडक्ट के होंगे। इस चीज़ को इमेजिन करें कि एक इदारा अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचता है, टोटल यूनिट्स 20,000 बेचने का टारगेट हो, और जो सेल्स टीम है वो इस चीज़ को बिल्कुल अकाउंट फॉर ना करे, कंसिडर ना करे कि कौन सी चीज़ की कितनी क्वांटिटी हमें सेल करनी चाहिए। वो किसी भी प्रोडक्ट की जितनी क्वांटिटी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक अप्रोप्रिएट है, अगर वो उतनी सेल कर देंगे। जी जितनी क्वांटिटी हम सेल करेंगे, उतनी क्वांटिटी अगर नहीं बेची जा रही होगी, हम कम ज़्यादा बेचेंगे उससे आगे पीछे करके, तो वी मे नॉट बी एबल टू अचीव आवर जो प्रॉफिट और रेवेन्यू टारगेट भी शायद अचीव ना हो। क्वांटिटी वाइज तो हो जाए, लेकिन अमाउंट वाइज वो अचीव नहीं होगा, और ओवरऑल हमारा प्रॉफिट टारगेट भी अचीव नहीं होगा। तो ये अभी जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, इसको फॉर द टाइम बिंग इग्नोर करें। ये हमारा प्रोडक्ट जो बताया गया है, ये स्टैंडर्ड सेल होनी चाहिए। जो एक्चुअल सेल्स जो हमें बताई गई हैं वो 6,000, 7,000 एंड 9,000 है। और हमने वो सारे वेरिएंसेस जो भी हमने डिस्कस किए हैं वो हमने कैलकुलेट करने। मैं यहाँ से एक क्वेश्चन पिक करके आपके सामने सॉल्व करता हूँ, ताकि आपको समझ आ सके। जी आई होप नज़र आ रहा होगा। जी तो बेस्ड अपॉन दिस, अगर हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी में ABC लिखा रहने देता हूँ, मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेंशन करनी है। 8,000 है, 7,000 है एंड 5,000 है। ये मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, और जो एक्चुअल क्वांटिटी सेल की जा रही है दिस इज 6,000, 7,000 एंड 9,000। अभी ये जो यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन लिखा है, आई एम अज्यूमिंग दिस इज आवर स्टैंडर्ड प्राइस। अभी अज्यूम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ अभी मैं बाद में बताता हूँ आपको। 12 और 9, तो अगर हम वॉल्यूम वेरिएंस निकालना चाहते हैं, स्टैंडर्ड और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, तो हमारे पास वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा। सो जी, तो व्हाट वी डिड, हमने क्वांटिटी सेल करनी थी 8,000, हमने 6,000 बेची है, तो दिस इज टेक्निकली अनफेवरेबल सिचुएशन फॉर अस, क्योंकि यूनिट्स कम बेचे हैं। 7,000 सेल करने थे एंड वी सोल्ड 7,000 यूनिट्स, तो दिस इज अगेन ज़ीरो, अनफेवरेबल, और कोई फेवरेबल वेरिएंस अराइज नहीं हुआ। और हमने यूनिट सेल करने थे 5,000 एंड वी सोल्ड 9,000 यूनिट्स। दिस इज इन फैक्ट अ फेवरेबल सिचुएशन। दिस इज इन फैक्ट अ फेवरेबल सिचुएशन। तो अगर हम सम करेंगे, हमारे पास जो ओवरऑल रिजल्ट नज़र आ रहे हैं वो 4,000 के हैं, दिस इज फेवरेबल वन, बिकॉज फेवरेबल वेरिएंस ज़्यादा है।
प्राइस वेरिएंस अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस तरीके का स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस है। अभी जो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, आई एम अज्यूमिंग दिस प्राइस, तो स्टैंडर्ड प्राइस 20, 12 एंड 9 एंड एक्चुअल प्राइस है वो 12, 20, 12 एंड 9 ही बताई गई है। तो टेक्निकली देयर इज नो प्राइस वेरिएंस एट ऑल। अगर हम सॉल्व भी करें तो जीरो ही होगा। तो ओवरऑल जो हमारा सेल्स वेरिएंस है वो भी इतना ही होगा, बट जो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है दिस विल बी डीकम्पोज इनटू फर्दर टू पार्ट्स, जिसे मिक्स और यील्ड वेरिएंस कहा जा रहा है। सो नंबर वन कि हमारी एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स में क्या है, दिस इज नोन टू अस। हमने एक्चुअल क्वांटिटी कितनी बेची है, 6, 7 और 9, 6000, 7000 एंड 9000। सो हमें इस पर कोई इशू नहीं है कि ये कितनी कम या ज़्यादा बेची जा रही है, बट वी विश कि इसका कॉम्बिनेशन वही होना चाहिए जो कि स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है। तो 22,000 यूनिट्स के अंदर से 40% जो है वो ए प्रोडक्ट पहले वाली बिकनी चाहिए। 22,000 यूनिट्स के अंदर से आपके 35% जो है वो बी प्रोडक्ट के यूनिट्स बिकने चाहिए। 22,000 यूनिट्स के अंदर से 0.25% जो है वो ये बिकने चाहिए। तो उनका टोटल वही बनता है जो कि हमारे पास नज़र आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे कि मिक्स वेरिएंस कितना है, तो ये स्टैंडर्ड है हमारा और ये एक्चुअल है। हम डिफरेंस निकालें तो हमारे पास ये क्वांटिटी में वेरिएंस निकल आएगा। विल मल्टीप्लाई विद द स्टैंडर्ड प्राइस 12, 20, 20, 12 और 9। तो ये अमाउंट में वेरिएंसेस हैं। सो फिर देख लें, हमें 8,800 यूनिट सेल करने चाहिए। ये प्रोडक्ट की हमने 6,000 सेल किए हैं, तो दिस इज अनफेवरेबल सिचुएशन। हमें 7,700 सेल करने चाहिए लेकिन हमने 7,000 सेल किए हैं, तो अनफेवरेबल सिचुएशन। हमने 55 मिनट सेल करने चाहिए और 9,000 सेल किए हैं, दिस इज अ फेवरेबल सिचुएशन। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल हमारा जो अनफेवरेबल सर्कमस्टांस है वो डोमिनेट कर रहा है, अनफेवरेबल वेरिएंस है आपका ये। देन आप कन्वर्ट यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स है वो हमारे पास मौजूद है 875, 8,000, 7,000 और 5,000। तो जो एक्चुअल क्वांटिटी सेल की गई है स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर, वी हैव कैलकुलेटेड दैट 8,800, 7,700 एंड 5,500 इनका टोटल ये बनता है। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 12 और 9, जी। तो जो स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें बेचनी चाहिए वो 8,800 है और हमने सेल कर दिए हैं, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के मुताबिक 8,000 बेचने चाहिए और हमने 8,800 बेच दिए हैं। तो दिस इज अ फेवरेबल सिचुएशन फॉर अस। जी, देन हमने 7,000 सेल करने हैं, 7,700 बेच दिए हैं, दिस इज अ फेवरेबल सिचुएशन। देन अगले वाले देख लें, हमने सेल करने थे 5,5500 बेच दिए हैं, तो फेवरेबल सिचुएशन। यूनिट्स तो हमने ज़्यादा ही बेचे हैं, तो ये हमारा जो ओवरऑल वेरिएंस है ये हमारे लिए 28,900 का फेवरेबल है। मिक्स वेरिएंस जो है वो अनफेवरेबल है 32,900 का, दोनों का नेट कर लें तो ये हमारे ओवरऑल वॉल्यूम वेरिएंस के बराबर होगा जो कि 4,000 है। सो 32,900 और 28,900 का डिफरेंस अगर आप ले लें, 32,900 माइनस 28,900, 4,000 का वो वेरिएंस है। अगर बात समझ आई है तो बताइए कुछ। जी, Yes, sir, got it. 4,000 अनफेवरेबल जेंटलमैन नहीं है जी, 32,900 अनफेवरेबल है। ओके फाइन। और ये 28,900 अनफेवरेबल है। फाइन जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
जी अब्दुल सबूर, आपने हैंड रेज किया है। जी आप बात करें। सर वो 4000 आपने वो फेवरेबल था ना, अनफेवरेबल लिखना चाहिए सर। अच्छा जी, सॉरी, मैं गलती से लिख गया हूँगा। दिस वन। जी जी सर, यही वाला। अच्छा जी, ठीक है, सॉरी। जी थैंक यू सर। जी ये अनफेवरेबल है, और यही बात मेरे हाल में दूसरे साहब भी कह रहे थे। यहाँ पे भी देखिए 32,900 डोमिनेट कर रहे हैं, और नेट रिजल्ट 4000 का अनफेवरेबल ही निकलेगा। तो आई होप बात समझ आई होगी। अगर आपको मटेरियल वाले वेरिएंसेस अच्छी तरह समझ आ गए हैं, तो फिर आपके लिए ये वाले वेरिएंसेस भी इसको गो थ्रू करना और प्रैक्टिस करना इज नॉट बिग डील। आई होप बात समझ आई होगी। Excuse me, sir. जी Sir, इसके as such practice questions book में available तो नहीं है, so would you मैं be sharing them? जी आई विल बी शेयरिंग दैम। मैं ये दूसरी जो बुक है वहाँ से ये क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। कहने को तो पूरी बुक भी शेयर की जा सकती है, कोई इशू नहीं है। एसेट्स हैं, किताबें, आप इनको यूज कर सकते हैं। आई शेयर द बुक, और एट द रेलेवेंट पार्ट में उसमें से शेयर कर दूंगा आपके साथ। Okay, ठीक है, thank you, sir. एक्सक्यूज मी सर। जी अच्छा थोड़ा सा सर, ये सेल्स मिक्स्ड वेरिएंस और सेल्स यील्ड वेरिएंस का ना थोड़ा सा जरा डिफाइन कर दें। मतलब है कि अब ये तो समझ आ रही है सेल्स मिक्स में ना, कि प्रोडक्ट्स हमने इतनी सेल करनी थी जी और एक्चुअली हमने कितनी सेल करनी, तो वेरिएंस निकल आया। जी तो वो मतलब है कि प्रोडक्ट्स की हमें पता चल जाएगा कि ए कम हुई है, बी ज़्यादा हो गई, या सी जिस तरह से भी है। अब जी यील्ड जी। में सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यील्ड तो यही बताएगा कि क्वांटिटी या वॉल्यूम वेरिएंस जब हम निकालते हैं, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू फिक्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ समवन, तो वो ये साहब कहते हैं कि मेरा काम नंबर ऑफ यूनिट सेल करना तो था कि इतना वॉल्यूम अचीव हो जाए। तो जो बैक एंड पे अगर आगे सेल टीम मल्टीपल लोगों की मुश्तमिल है, तो हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन उसका जो मेंटेन करना चाहिए कि ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट, जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं, तो इन सर्टन केसेस ऐसा होता है कि आप किसी प्रोडक्ट को पिक करते हैं, तो जो सेल ऑफिसर होता है वो आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करता है दूसरी प्रोडक्ट की तरफ। तो वो जो दूसरी प्रोडक्ट की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो इसीलिए कि जो कॉम्बिनेशन है वो मेंटेन किया जा सके। ये प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है कि अगर सेल वॉल्यूम एक चीज़ के हवाले से वी आर ऑन टारगेट, हमें पता है कि हमारी परफॉर्मेंस इससे असेस होनी है, तो हम अपनी सारी एनर्जी, सारी एफर्ट दूसरी प्रोडक्ट की तरफ लगा देंगे, ताकि हम जो हमारे वो कस्टमर्स हैं उनको वो कन्विंस कर सकेंगे ये वाली प्रोडक्ट बाय करें। वंस दे विल बाय दैट प्रोडक्ट, तो उसके नतीजे में हमारे जो अपने अपने सेल टारगेट्स हैं वो अचीव हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि क्वांटिटी अगर एक्चुअली कम या ज़्यादा बेची गई है वो टी प्लान्ड, तो उसकी वजह से अगर कोई वेरिएंस अराइज हो रहा है, तो वो शील्ड वेरिएंस है, प्रोडक्टिविटी का वेरिएंस है, वर्कर्स की एफिशिएंसी का वेरिएंस है कि बट दे डिड, उन्होंने अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है। बट ऑन द अदर साइड, अगर वो जो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट का ख़राब कर रहे हैं, यानी जो प्रोडक्ट हमारी ज़्यादा सेल होनी चाहिए उसकी सेल ज़्यादा करने की बजाय कम कर रहे हैं, तो दे शुड बी टेकन टू द टास्क कि आप जो टोटल हमारा कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट का उसको मेंटेन करें, उन्हीं कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट्स को सेल करें, ताकि हमारा ओवरऑल जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अचीव हो सके। बिकॉज टोटल नंबर ऑफ यूनिट उतने सेल हो जाने से प्रॉफिट टारगेट अचीव नहीं होते। हो सकता है कि रेवेन्यू टारगेट भी अचीव नहीं हो, तो वॉल्यूम, तो सेल्स जो है उसको हम सब डिवाइड कर रहे हैं कि हमारा जो वॉल्यूम है वो कॉम्बिनेशन वाइज उतना ही होना चाहिए। अच्छा चलिए एक जी एक काम करें, आप, मैं एक सामने आपके ना क्वेश्चन रख रहा हूँ। आप पहले, चूंकि अभी सिर्फ इस पर कोई इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये सवाल अभी स्क्रीन पे आपके सामने भी शेयर हो रहा है, मैं इसको उसी जगह पे ले जाता हूँ जहाँ पे वो एक्सेल की फाइल है। और आपको कोई रिक्वेस्ट है कि आप अगर इसको मेरे सामने अभी कर दें 2-4 मिनट लगा के, तो ज़रा थोड़ी सी आसानी हो जाएगी हमारे लिए भी कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ पे खड़ा है। मैं इसको आपके सामने रखता हूँ जी। आई एम नो कि अब आप, अगर आपको वो तरीकाकार आता है तो मेरे ख्याल में इट्स बेटर कि मैं वो किताब ही शेयर कर दूँ, आप सिर्फ किताब से इस चीज़ को करिए।
So in fact this is the question जो आपको नज़र आ रहा होगा इस टाइम, ये सेल मिक्स वेरिएंसेस के हवाले से है। रिक्वायरमेंट मैंने उसको हाइड कर दिया है, आपने इसमें वही वेरिएंसेस पता करना है, सिर्फ रेवेन्यू वेरिएंसेस को टारगेट करें बिकॉज इसके अंदर बाकी वेरिएंसेस भी नज़र आ रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट लिखी हुई है BRK, ये इनकी सेलिंग प्राइसेस हैं और बाकी नीचे इन्फॉर्मेशन बताई गई है बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स। तो ये सेल्स है हमारी 10, 13 और 9। इसका मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन पूरा कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि सेल्स मिक्स क्या है और एक्चुअल सेलिंग प्राइस बताइए और एक्चुअल सेल्स बताइए। आप प्रोडक्शन को इग्नोर करें, सेल्स कंसिडर करें, आप सिर्फ सेल्स के वेरिएंसेस इसमें से कैलकुलेट करें। 2-4 मिनट लगाएं, मैं पॉज करता हूँ उतनी देर के लिए ताकि एक दफ़ा अपनी सेंस को यूटिलाइज करें, जितनी अंडरस्टैंडिंग विल डी भी अभी जज हो जाएगी। अगर कहीं लेकुना डिफरेंस है तो हम उसको ओवरकम करेंगे।
जी गुलाम अब्बास साहब ने कहा है पूरी किताब शेयर कर दें। जी बिल्कुल श्योर, मैं पूरी किताब शेयर कर दूँगा, कोई इशू नहीं है। तो अगर ये किसी ने कर लिया है तो मुझे बताएं। जी जानशेर आंसर बता रहे हैं। ये किस चीज़ का आंसर है जानशेर साहब? रेवेन्यू वेरिएंस में पहला वॉल्यूम वेरिएंस है या प्राइस वेरिएंस है? जी आई होप किसी ना किसी ने तो किया होगा। चलिए मैं साथ साथ कर भी देता हूँ जी। 3 प्रोडक्ट्स है जिनकी बजटेड सेल्स आपको बताई हुई है 10,000, सॉरी 10,000, 13,000 एंड 9,000, और जो स्टैंडर्ड प्राइस बताई गई है जी, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताई गई है जो कि 14, 15 एंड 18 है। सो दिस इज स्टैंडर्ड रेवेन्यू और एक्चुअल क्वांटिटी ये बताएगी 9500, 13500 और 8500। 9500, 13500 एंड 8500, 8500। और जो एक्चुअल प्राइस बताई गई है वो 14.5, 15.5 और 19 है। 14.5, 15.5 और 19 जी। तो अगर वेरिएंसेस देखें जी, तो जो हमारा एक्चुअल रेवेन्यू था
वो 137,000 का था, जबकि स्टैंडर्ड रेवेन्यू 1,40,000 का है, तो ये अनफेवरेबल सिचुएशन है हमारे लिए। 2,09,250 का एक्चुअल रेवेन्यू है, जबकि स्टैंडर्ड रेवेन्यू 195,000 का है, तो ये फेवरेबल सिचुएशन है। एंड देन 162,000 का स्टैंडर्ड रेवेन्यू था, जबकि एक्चुअली 161 का है, तो ये भी हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन है। ज़्यादा रेवेन्यू हमने जनरेट किया। अगेन थोड़ा चेक कर लें, 140 रेवेन्यू होना चाहिए, 137 का किया हमने रेवेन्यू, तो अनफेवरेबल। 195 की बजाय 209 का किया तो फेवरेबल। 162 की बजाय 161 का, तो ये अनफेवरेबल। फाइन। तो अगर ओवरऑल देखेंगे तो डोमिनेट फेवरेबल कह रहा है, तो जो रिज़ल्ट होगा वो फेवरेबल होगा आपके लिए। जी फाइन। अगर आप वॉल्यूम वेरिएंस निकालना चाहते हैं तो क्वांटिटीज़ का डिफरेंस लेंगे, 10,000, 13,000, 9,000, और जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो 9,500, 13,500 एंड 8,500। स्टैंडर्ड प्राइस 14, 15 एंड 18 है। सो अगर आप वेरिएंस कैलकुलेट करना चाहते हैं वॉल्यूम का, तो एक्चुअल वॉल्यूम 9,500 और स्टैंडर्ड वॉल्यूम जी, और जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम स्टैंडर्ड प्राइस के साथ 14। जी, तो हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10,000 सेल करनी थी, हमने एक्चुअली 9,500 सेल किया है। कम सेल किया तो अनफेवरेबल। 13,000 की बजाय 13,500 सेल किया है तो फेवरेबल, और 9,000 की बजाय 8,500 सेल किया है तो अनफेवरेबल वेरिएंस है। सो अगर हम देखेंगे तो डोमिनेट जो कर रहा है वो अनफेवरेबल है, तो ओवरऑल भी हमारा अनफेवरेबल रिजल्ट होगा। जी, फिर प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस 14, 15 एंड 18 है। जो एक्चुअल प्राइस है वो 14.5, सॉरी 14, जी 14.5 है। 15.5 एंड 19। एक्चुअल क्वांटिटी जो हमने सेल की है वो 9,500 है, 13,500 है और 8,500 है। तो अगर हम वेरिएंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो व्हाट वी डिड, हमने एक्चुअल प्राइस ये चार्ज की है, स्टैंडर्ड प्राइस 14 थी। अगर ज़्यादा चार्ज करेंगे तो फेवरेबल सिचुएशन है, और अगर कम चार्ज करेंगे तो अनफेवरेबल सिचुएशन है। तो आपने तमाम जगहों पे प्राइस ज़्यादा चार्ज की है, 14 की बजाय 14.5, 15 की बजाय 15.50, 18 की बजाय 19, तो ऑल आर फेवरेबल। जी, देन अगर मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करना चाहें जेंटलमैन, प्राइस वेरिएंस, जी जान शेर आप कुछ कह रहे हैं? ओके, आप कह रहे हैं मैंने प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट किया था, ग्रेट जी। तो चलिए एक्चुअल क्वांटिटी सेल मिक्स वेरिएंस निकालने के लिए 9,500 जी, 13,500 और 8,500, ये हमारी एक्चुअल क्वांटिटी। और इसका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है, तो हमें वो स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10, 13 और 9 ऐसे बिक रही थी। 10,000, सॉरी स्टैंडर्ड ये था, बिक नहीं रही थी, इतनी बिकनी चाहिए थी, 10, 13 और 9,000। अगर सम कर लें इसका 32,000, अगर परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो 10 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास ये परसेंटेज में वैल्यूज़ निकल सकती हैं।
ये परसेंटेजेस हमारे पास आई हैं। अगर हम एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मिक्स पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इन परसेंटेजेस से मल्टीप्लाई कर लें, आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। Let me do it again for 3100, then 31,500 into 41%, then 8,500 into 31,500 into 48%. So ग्रैंड टोटल हमारा वही होना चाहिए। मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। व्हाट वी विश्ड फॉर, हमने क्या सोचा था कि हमारी जो स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन ये है, जबकि एक्चुअल कॉम्बिनेशन हमारा ये चल रहा है जी। ये हमारे पास वेरिएंसेस निकले हैं। क्वांटिटी में स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज़ 14, 15 एंड 18। तो पहले वाले को देख लेते हैं। हमने स्टैंडर्ड हमारा कॉम्बिनेशन ये कहता है कि 9844 बेचने चाहिए, जबकि हम 9500 सेल कर रहे हैं। वी आर सेलिंग मोर, तो फेवरेबल सिचुएशन है। हम सेल करने चाहिए हमें 12797, 12797, हम 13500 बेच रहे हैं, तो फेवरेबल सिचुएशन है। हमें सेल करने चाहिए, पर फर्स्ट वाला अनफेवरेबल नहीं है, वी आर सेलिंग ओनली 9500। ओके सॉरी, सेकंड वाला इज फाइन, एंड थर्ड वाला 8859 की बजाय 8500 सेल कर रहे हैं, तो अनफेवरेबल। तो सम कर लिया जाए तो डोमिनेट जो कर रही है अमाउंट, वो फेवरेबल की डोमिनेट कर रही है, सॉरी अनफेवरेबल की। ओवरऑल हमारा वेरिएंस जो है मिक्स वाला अनफेवरेबल है। देन यील्ड वेरिएंस अगर कैलकुलेट करते हैं तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन जो कि हमें बताई गई है 10, 13 और 9, 13,000 एंड 9,000। एक्चुअल जो आपने क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली है स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन में, वो यहाँ पे पेस्ट कर लें। सो दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो हमने प्लान ओके पहले प्राइसेस मेंशन कर लें 14, 15 एंड 18। सो व्हाट वी प्लान कि 10,000 यूनिट्स हमें सेल करने चाहिए, लेकिन हम एक्चुअली देखें तो 9844 सेल कर रहे हैं। इसका मतलब कम सेल कर रहे हैं, तो अनफेवरेबल वेरिएंस है। 13,000 की बजाय 12,797 सेल कर रहे हैं, तो अनफेवरेबल वेरिएंस है। 9,000 की बजाय 8859 सेल कर रहे हैं, तो अनफेवरेबल वेरिएंस है। सो ओवरऑल भी अनफेवरेबल वेरिएंस होगा। तो इन सब का टोटल ये 7766 है, ये अनफेवरेबल है, जबकि ये वाला भी अनफेवरेबल है। तो अगर दोनों का टोटल कर लें तो हमारा टोटल वेरिएंस इतना ही होना चाहिए, 8500 बनता है। और आई थिंक आपका ये 8500 ही अनफेवरेबल वेरिएंस। आई होप बात समझ आ गई होगी। बहुत सारा अनफेवरेबल सेल्स मिक्स, ओके ठीक है जी, मैंने राउंड कर लिए। सबूर साहब आप बगैर राउंड किए बता रहे हैं, यू राइट, सही बता रहे हैं। आई होप बात समझ आ गई होगी। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट sir. रहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, आई विल बी गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, और देन हम इस टॉपिक को फिर पॉइंट अप करेंगे। Okay, there is a reverse calculation for with the help of variances. अभी तक जो हम बात कर रहे थे, कोई भी आप वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो जनरली अगर हम जैसे मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस की बात करें तो वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट। और अगर हम इसी तरह से रेट वेरिएंस की बात करें तो वो भी तीन चीज़ों से मिलकर बना है, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट और
इसके साथ एक्चुअल क्वांटिटी। सो ये इक्वेशन है इन अ सेंस, और इस इक्वेशन के अंदर हमें वेरिएंस वाज अननोन, तो वो जो वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल थे उन वेरिएबल्स की बुनियाद पे हमने कैलकुलेट कर लिया जो मिसिंग वैल्यू थी, यानी वेरिएंस की अमाउंट। व्हाट इफ अगर हमारे पास वेरिएंस के रिजल्ट्स अवेलेबल हों लेकिन हमारे पास वो कुछ जो कंपोनेंट्स हैं उस वेरिएंस को कैलकुलेट करने के वो अवेलेबल ना हो, तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अभी आपके सामने एक क्वेश्चन अपीयर हो रहा है, ये डायरेक्ट मटीरियल और लेबर वेरिएंसेस के बारे में बात बताएगी। इनकम्प्लीट डेटा, कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट, ये बुक सही है आपके पास जो किताब मौजूद है। Company manufactures a product for which the following standards have been set: डायरेक्ट मटेरियल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और आवर्स लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट मटेरियल की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3 फीट है, स्टैंडर्ड रेट जो है वो 11 पर फुट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट एक यूनिट की 33 है, डायरेक्ट लेबर आवर्स नहीं पता, स्टैंडर्ड रेट नहीं पता, स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में फॉर द टाइम बिंग इल्म नहीं है। ड्यूरिंग मार्च द कंपनी परचेज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 111,300 all of which were used in the production। आपने इतने का मटेरियल ख़रीदा है 1,11,300 का, तमाम मटेरियल यूज़ हो गया प्रोडक्शन में फॉर 3200 यूनिट, 3200 यूनिट आपने उसके नतीजे में बनाए हैं। इन एडिशन 4900 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड ऑन द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ, 4900 घंटे आपने एक्चुअली काम किया। द कॉस्ट ऑफ लेबर टाइम इज़ 95550, 95,550 लेबर की कॉस्ट है एक्चुअल वाली। द फॉलोइंग वेरिएंसेस हैव बीन कंप्यूटेड, ये वेरिएंसेस आपके पास अवेलेबल हैं एंड बेस्ड अपॉन द मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस बताया हुआ है, लेबर स्पेंडिंग वेरिएंस जिसे ओवरऑल लेबर वेरिएंस कहते हैं, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बताया हुआ है। कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है एंड व्हाट वी नीड टू डू विद हेल्प ऑफ दिस डेटा, हमने वो मिसिंग इन्फॉर्मेशन हमसे रिक्वायर की जा रही है, वो कैलकुलेट करें। कोई हिंट फिंट भी दिए हुए हम हिंट को छोड़ते हैं, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करना है। ये देखेंगे कि जो चीज़ मिस हो रही है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है और फिर हम उसकी बेस पे आगे चल सकते हैं। चलें, मैं पहले आपको रिकॉल करवा दूँ, हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा ओवरऑल वेरिएंस है, मैं यहाँ पे वो डायग्राम तो दोबारा नहीं ड्रॉ कर रहा, लेकिन मैं ये लिख देता हूँ। अगर ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये हमारा दो चीज़ों से मिलके बना है। ये लेफ़्ट राइट पे मैं लिख रहा हूँ, दो चीज़ें वो कौन सी है जिनसे ये मिलके बना है, एक क्वांटिटी वेरिएंस है और दूसरा जो है वो मटेरियल का रेट वेरिएंस है। आई होप बात समझ रहे होंगे आप, यानी इन दोनों का जो टोटल है ये इक्वल होता है उसके ये इस तरह से ट्री है। आई होप समझ आ रही होगी। इसी तरीके से अगर हम लेबर वेरिएंस की बात करें तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है वो एफिशिएंसी और लेबर रेट वेरिएंस में डिवाइड होता है। एंड वी नो वेरी वेल कि हम ये क्वांटिटी वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। जो रेट वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। आई होप समझ आ रही होगी बात। और जो एफिशिएंसी वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं वो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, और जो लेबर का रेट वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं उसमें स्टैंडर्ड और एक्चुअल रेट का डिफरेंस एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है। आई होप ये समझ आ रही होगी बात। अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है हम उसको ज़रा देख लेते हैं। हमें मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस पता है, वी आर गिवन विद दिस इन्फॉर्मेशन, यानी
ये रिजल्ट हमें पता है, ये 4400 का अनफेवरेबल वेरिएंस है हमारे लिए। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये अनफेवरेबल। ये हमें इलम में है, ये हमें आंसर बताया गया है। ठीक, लेबर का स्पेंडिंग वेरिएंस हमें पता है, जिसे लेबर कॉस्ट वेरिएंस कहते हैं, यानी ये ओवरऑल जो वेरिएंस है, दिस इज नोन टू अस। ये हमें बता दिया गया 450 का फेवरेबल है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी हमें बता दिया गया, दिस इज 2000 अनफेवरेबल। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लेबर रेट वेरिएंस कितना होगा, तो क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि हमने ये पढ़ा इन दोनों वेरिएंसेस का टोटल जो है वो ओवरऑल वेरिएंस के बराबर होता है। एम आई राइट? यस नो बता दें, एनी वन ऑफ यू, कोई भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो हमें पता है कि इन दो वेरिएंसेस का टोटल ओवरऑल वेरिएंस के बराबर होता है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस अगर 450 फेवरेबल है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस अगर 450 फेवरेबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये वाला वेरिएंस है 2000, अगर ये अनफेवरेबल है तो फॉर श्योर हमारा रेट वेरिएंस इससे ज़्यादा फेवरेबल होगा, तभी ये 450 का अनफेवरेबल बचा है हमारे पास। तो टेक्निकली ये ऐड कर देंगे So to 450. ठीक है, 450 फेवरेबल होगा। ये हम अपने तौर पे भी चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर ये वेरिएंसेस हमें रिक्वायरमेंट में कहा गया कंप्यूट द एक्चुअल कॉस्ट पर फुट ऑफ मटेरियल फॉर मार्च, तो एक्चुअल कॉस्ट पर फुट निकालनी है। आपको बताया गया है कि जो एक्चुअल मटेरियल आपने ख़रीदा है वो 111,300 है। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब एक्चुअल रेट पर फुट चाहिए। अब हमने देखना है कि किस किस फार्मूले के अंदर आपको एक्चुअल रेट यूज़ होता है, उसकी बुनियाद पर हम आगे चल सकते हैं। हमें एक्चुअल रेट यहाँ पे यूज़ होता है, सो हमें देखना है डाटा में क्या हमें स्टैंडर्ड रेट बताया गया, यानी ये दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि ये एक इक्वेशन बनती है कि हम यहाँ पे इक्वल का साइन अगर डाल दें, यानी जो हमारा रेट वेरिएंस है वो ऐसे कैलकुलेट होता है, रेट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट और इसका डिफरेंस। तो व्हाट वी आर अवेल, हमारे पास क्या अभी रेट वेरिएंस तो है या नहीं है वो बात की बात है, हमारे पास स्टैंडर्ड रेट की इंफॉर्मेशन मौजूद है। कितना स्टैंडर्ड रेट बताया हुआ? 11। फाइन, एक्चुअल रेट को तो हमने कैलकुलेट करना है वो हमें नहीं पता। हमें क्या एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल की पता है, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी है तो एक्चुअल क्वांटिटी भी मटेरियल की नहीं पता। हमें ये पता है कि 111,300 का मटेरियल ख़रीदा जो सारे के सारा 3200 यूनिट बनाने के लिए कंज्यूम हो गया। सो एक्चुअल क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन अगर पता चल जाए तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सो अगर मैं इसको देखूँ तो ये इस तरह से कैलकुलेट हुआ मेरे लिए, जो वेरिएंस है क्वांटिटी वाला इज़ इक्वल टू, ये तरीका कार है। तो अब अगर यहाँ पे देखो तो मेरे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो जवाब है येस जी। मुझे बताया गया है कि 3 फीट मटेरियल यूज़ होता है। तो मैंने कितने प्रोडक्शन की है? 3200। अगर 3200 प्रोडक्शन 9600. करें तो 9603 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। आई एम नॉट गिवन विद द एक्चुअल क्वांटिटी सो फॉर, तो मैं एक्चुअल क्वांटिटी को यहीं पे छोड़ता हूँ। मुझे स्टैंडर्ड रेट की इंफॉर्मेशन मौजूद है मेरे, कितना है स्टैंडर्ड रेट? $11. $11। सो इसका मतलब ये होगा कि इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन की दूसरी साइड पे मेरे पास एक आंसर मौजूद है जो कि 4400 है, और वो नेगेटिव है या अनफेवरेबल है, अगर आप समझ जाएं तो। समझ आ रही है बात या Right. नहीं? Yes, sir. यस नो जी। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। ये 11 जो है अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यस नो? Yes, sir. तो अगर डिवाइड कर दें क्या बचेगा? 400. 400 इज इक्वल टू, यानी मैं इसको स्टेप वाइज कर रहा हूँ समझाने के लिए, 9600, ये 400 ये नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि वो अनफेवरेबल है। फाइन जी, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। यस नो? ये Yes, इक्वेशन sir. ऐसे चल रही है। अब अगर मुझे एक्चुअल क्वांटिटी फाइंड करनी है
तो मैं एक्चुअल क्वांटिटी को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, वो नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव की हो जाएगी, और जो मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो 9600 है, ये वैल्यू जो इधर अनफेवरेबल थी उधर जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। 400 तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज़ की गई होगी? 10,000। समझ तो नहीं आई बात? जी समझ आई है बात या नहीं आई? यस सर, आई है। अगर ये समझ आ गया तो अब इसको यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास रेट वेरिएंस तो नहीं है, एक्चुअल रेट पता करना है, हमें एक्चुअल क्वांटिटी का इल्म है। अब कितनी एक्चुअल क्वांटिटी है? 10,000। सो अगर हम यहाँ पे फिल करें एक्चुअल क्वांटिटीज 10,000, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर हमें रेट वेरिएंस का पता हो तो हम तो एक्चुअल क्वांटिटी पता कर सकते हैं। हमारे पास एक हिंट मौजूद है कि जो ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस होता है, ऐसे ही। यस सर। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी मौजूद है, आपने कैलकुलेट की है 9600, और स्टैंडर्ड रेट भी मौजूद है 1100। यस नो? 11 9600 इंटू 11 करेंगे तो 10560 ये आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, और एक्चुअल कॉस्ट आपको बताएगी 1,11,300 है। ये जितने का मटेरियल आपने ख़रीदा ये सवाल में लिखा हुआ है। यस नो जवाब दे दें। यस सर। तो अगर ये 1,11,300 का आपने एक्चुअली ख़रीदा, स्टैंडर्ड कॉस्ट 105,600 किया, तो ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस बता सकते हैं कितना है? सर इन दोनों का डिफरेंस नहीं होगा? जी डिफरेंस ही होगा, बताएं। फिर 5,700 5700। 5700। अब बताएं फेवरेबल है या अनफेवरेबल? आपने एक्चुअली 1,11,000 के मटेरियल ख़रीदा, स्टैंडर्ड कॉस्ट कहती है कितने का होना Unfavorable. चाहिए, तो ये अनफेवरेबल है। सो इन दोनों का टोटल आपका ओवरऑल वेरिएंस बनता है, ऐसा ही है ना? ये क्वांटिटी और रेट वेरिएंस का टोटल ये बनता है। तो अगर मुझे पता है कि ओवरऑल अनफेवरेबल वेरिएंस है, क्वांटिटी वेरिएंस भी अनफेवरेबल है, तो रेट वेरिएंस अनफेवरेबल ही होगा, लेकिन कितना होगा? 5700 माइनस 4400। समझ पा रहे हैं बात की नहीं? सर 1300। 1300 का अनफेवरेबल, ये मैंने कैलकुलेट किया। मैं इस इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर सकता हूँ कि ये जो इक्वेशन है ये बता रही है 1300 इज इक्वल टू एक्चुअल 11 माइनस एक्चुअल 8 एंड सो ऑन। समझ पा रहे हैं बात या नहीं? राइट सर। तो ये 1300 डिवाइडेड बाय वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 10,000 से डिवाइड हो जाएगा। करें ज़रा डिवाइड, 1300 डिवाइडेड बाय 10,000, सर 0.13। 0.13 इक्वल्स 11 माइनस एक्चुअल रेट, ऐसे ही है। राइट तो सर। एक्चुअल रेट मैं इक्वेशन की इस तरफ ले आया हूँ, अगर ये इस तरफ आ जाए तो ये पॉजिटिव वाली वैल्यू 11 माइनस 0.13 हो जाएगा। तो बताएं डिफरेंस कैलकुलेट करें, 11 माइनस 0.13 करें तो क्या होगा? 10.87 आ जाएगा। अच्छा सॉरी, ये हमने सर इग्नोर प्लस कर नहीं दिया। होगा? हाँ प्लस होगा, ये हमने इग्नोर कर दिया, ये अनफेवरेबल है, हम वैसे ही लिखे जा रहे हैं ना, ये नेगेटिव में है। सर 11.13। जी तो ये प्लस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, बल्कि ऐड होगा इक्वेशन की दूसरी तरफ। Sir, I जी तो calculated this a different way, ठीक है, if I may share. जी श्योर। So total cost of material purchase, they had given 111,300, right? जी And हमें total quantity भी पता चल गई थी जो actual quantity है. So all I did is actual quantity to actual price is the actual cost. So I, राइट, divided it with that. तो हमारे पास 11.13 आ गया था. दैट्स ग्रेट, दैट्स फाइन, ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। आई हैव टुक अनदर वे ड्यू टू द रीजनिंग। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन भी मिसिंग हो तो समझने की बात ये है कि 3 वेरिएबल हैं इसमें, टोटल 4, एक वेरिएंस का रिजल्ट है, और ये 3 चीज़ों से मिलके बने। इफ़ एनी ऑफ द वेरिएबल इज मिसिंग, अगर वेरिएंस मिस है तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिस है तो वो भी कैलकुलेट हो सकती है, एक्चुअल क्वांटिटी मिस है, रेट मिस है, तो वट एवर इज मिसिंग आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप बात समझ आ गई।
सो अगर यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे भी हम इस चीज़ को आगे लेके चल सकते हैं. व्हाट इज गिवन टू अस, हमें ना तो स्टैंडर्ड आवर्स बताए हुए हैं ना स्टैंडर्ड रेट बताया हुआ है. आगे बताया हुआ है एक्चुअली इन एडिशन 4900 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर वर्कड ड्यूरिंग द मंथ. 4900 एक्चुअल आवर्स हैं और जो एक्चुअली लेबर को आपने पे किया वो 9550 है. तो हम एक्चुअल रेट भी पता कर सकते हैं 9550 डिवाइडेड बाय 4900. 19.50. सो ये एक्चुअल रेट है. सो हम अगर यहाँ पे फिल करें तो स्टैंडर्ड रेट अभी तक नहीं पता, एक्चुअल रेट मुझे पता चल गया 19.5. इसको मल्टीप्लाई करूँ मैं एक्चुअल आवर्स के साथ वो भी मुझे पता है 4900 और इस वेरिएंस का रिजल्ट भी पता है मुझे, वो है 2450. फेवरेबल है तो मैं इसको पॉजिटिव में ही लिख देता हूँ. सो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो ये 4900 जी ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर आके डिवाइड कर देंगे तो 2450 डिवाइडेड बाय 4900 करें तो 0.5 बचेगा. तो इसका मतलब 0.5 इक्वल्स स्टैंडर्ड रेट माइनस 19.5. तो ये स्टैंडर्ड रेट को उधर छोड़ दें, उसको इधर उठा के ले आएँ, वो नेगेटिव के इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा. तो दूसरे लफ्ज़ों में $20 इज़ इक्वल टू आवर स्टैंडर्ड रेट. आई होप बात समझ आई है. अगर ये पता लग गया तो हम इसको भी कंक्लूड कर सकते हैं. हमें स्टैंडर्ड आर्ट्स का फॉर द टाइम बिंग नहीं पता. ओके स्टैंडर्ड आर्ट्स ही लिखे रहने देते हैं, इसमें से माइनस करने एक्चुअल आर्ट्स वी आर गिवन विद दैट. स्टैंडर्ड रेट हमने पता कर लिया 20 और हमें वेरिएंस का आंसर भी पता है विच इज़ 2000. अनफेवरेबल है तो मैं नेगेटिव में डिनोट कर देता हूँ. सो अब ये 2000 नेगेटिव 20 डिवाइड होगा तो अब 2000 डिवाइडेड बाय 20 करें यू विल गेट 100 नेगेटिव. ऐसा ही है जी. Right, sir. So equals standard R minus 4900. So I will leave standard R is there. वो माइनस वाली वैल्यू इधर ला के ऐड कर दूंगा तो वो 40 नो वो नेगेटिव है. 100 नेगेटिव है वो इधर आके प्लस होगा तो नेगेटिव प्लस वैल्यू माइनस हो जाती है. नहीं समझ आई? Okay, right, sir. ये नेगेटिव की अमाउंट है, इधर आके पॉजिटिव में हो जाएगी. ये तो नेगेटिव की नेगेटिव रहेगी तो नेगेटिव पॉजिटिव माइनस हो जाएगा. तो एक्चुअल आवर्स आपके 4800 हैं स्टैंडर्ड आवर्स. तो अब इस चीज़ पे साबित भी करना चाहें तो कर लें. जब एक्चुअली आवर्स हमारे 4900 लगे हैं तभी तो हमारा अनफेवरेबल वेरिएंस आ रहा है. हमने फोरकास्ट किया था कि हमारी. आई होप बात समझ आई होगी. तो कुछ इस तरह से भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल होंगे बुक में. आप इनको भी सॉल्व कर लें. कोई इशू हो तो उसको कल की क्लास में डिस्कस कर सकते हैं. हम वाइंड अप करेंगे और मैं नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड कुछ मटेरियल आपके साथ शेयर कर दूंगा. जो किताब मैंने अभी कही थी वो मैंने शेयर कर दी है. मैं ये वाली एक्सेल फाइल भी अभी शेयर कर रहा हूँ. ज़िंदगी रही अगर तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे.